Hello everyone. Today we will start the chapter number 2 of mass transfer absorption. Absorption क्या होता है? अवशोषण। ये एक मास ट्रांसफ़र का ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि किसी गैसियस मिक्सचर को एक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाया जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली लिक्विड मीडियम होता है, जिससे कि जो सेलेक्टेड गैस है स्पेसिफिक जिसे हमें सेपरेट करना है वो क्या होती है? लिक्विड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस प्रकार से जो गैस का जो मिक्सचर होता है उसमें से एक पर्टिकुलर गैस को सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो कोक ओवन से जो फ्लू गैसेस निकलती है उसमें क्या होता है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो उसमें से जैसे अमोनिया को सेपरेट करना है तो क्या किया जाता है? सॉल्वेंट वाटर यूज़ किया जाता है। तो जो गैसेस मिक्सचर में से अमोनिया है वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वाटर में ज़्यादा होती है, तो वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अमोनिया है उसको सेपरेट कर लिया जाता है बाकी गैसेस से। ऐसे ही बेंजीन और टॉल्यूइन वेपर्स है, उनकी सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होती है? ऑयल में ज़्यादा होती है। जैसे तो उसको ऑयल से वॉश कराकर जो बेंजीन और टॉल्यूइन है उनको सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे जो गैस एब्जॉर्प्शन होता है वो जनरली पैक टावर में होता है। तो पैक टावर क्या होता है? जिसमें कि जो गैसेस का मिक्सचर है उसे नीचे से टावर के बॉटम से भेजा जाता है और जो लिक्विड है उसको ऊपर से फ्लो करवाया जाता है। ठीक है, तो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में ज़्यादा होगी वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर बॉटम से क्या होगा? जो सॉल्वेंट प्लस जिस गैस को हमें सेपरेट करना है उसका मिक्सचर प्राप्त कर लिया जाता है। गैस एब्जॉर्प्शन में जो मास ट्रांसफ़र होता है वो गैस से लिक्विड फेज़ की ओर होता है। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब गैस और जो लिक्विड का मिक्सचर जो हमें फाइनली पैक टावर से मिल रहा है उसे हम किसी और सॉल्वेंट द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। इसको तो उससे हम क्या बोलेंगे? जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकला था जिसमें हमारी जो गैस और सॉल्वेंट थी, तो उसको अगर सेपरेट करना है तो उसे क्या बोलेंगे? गैस स्ट्रिपिंग या फिर रिवर्स गैस ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि गैस एब्जॉर्प्शन कितने प्रकार का होता है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था कि जिसमें गैसेस मिक्सचर में से अमोनिया को सेपरेट किया गया था सॉल्वेंट वाटर यूज़ करके। उसमें क्या हो रहा था कि जो गैस एब्जॉर्ब हो रही थी सॉल्वेंट में वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रही थी, सिर्फ सॉल्वेंट के माध्यम से गैस को सेपरेट किया था। ठीक है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि यदि जब गैस एब्जॉर्प्शन कराया जाता है तो गैसेस मिक्सचर को लिक्विड सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लाने पर जो एब्जॉर्ब गैस होती है वो सॉल्वेंट के साथ क्या कर लेती है? केमिकल रिएक्शन कर लेती है। तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो फ्लू गैसेस होती है उसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड को जब वाटर में एब्जॉर्ब कराया जाता है तो वो क्या बना लेती है? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। ठीक है, SO3+H2 ये मिलकर क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये कहलाता है केमिकल एब्जॉर्प्शन। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो गैस लिक्विड जो सेपरेशन है वो डिस्टिलेशन में भी होता है और एब्जॉर्प्शन में भी होता है। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है कि एक ही फेज से जो प्रोडक्ट वेपर और लिक्विड होता है उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या होता है डिस्टिलेशन में? रिलेटिव वॉलेटिलिटी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उसकी वेपर्स पहले बन जाएगी और उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। जिसकी वेपर्स बाद में बनेगी उसको बाद में सेपरेट कर लिया जाएगा। तो वो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग जो गैस और लिक्विड होता है उन्हें सेपरेट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन में ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज़्यादा होगी सॉल्वेंट में वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही डिस्टिलेशन में सेकंड इसका जो डिफरेंस है वो क्या है कि डिस्टिलेशन में एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है? उस लिक्विड की ही वेपर फेज बनानी होती है। तो क्या करना होगा? उस लिक्विड को हीट देनी पड़ेगी। तो इसमें रिबॉयलर का यूज़ किया जाता है, एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है। जबकि एब्जॉर्प्शन में एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें नॉर्मली हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो डिस्टिलेशन है उसमें थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हीट। और एब्जॉर्प्शन में इसी प्रकार सॉल्वेंट जो होगा वो थर्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, डिस्टिलेशन में क्या होता है? जो फीड होती है वो लिक्विड और वेपर दोनों हो सकती है।
ठीक है। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फीड में क्या होती है, गैस, क्योंकि उस गैसियस मिक्सचर में से हम किसी पर्टिकुलर गैस को लिक्विड में एब्जॉर्ब करा रहे हैं, तो फीड क्या हो जाएगी, इसमें गैसियस फॉर्म में होती है। डिस्टिलेशन में जनरली प्लेट कॉलम का यूज़ किया जाता है, जबकि जो गैस एब्जॉर्प्शन है उसमें पैक्ड कॉलम का यूज़ किया जाता है। नाउ कमिंग टू टू फिल्म थ्योरी। टू फिल्म थ्योरी क्या होती है कि इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जब गैस से लिक्विड फेज में मास ट्रांसफ़र होता है तो उसे इस थ्योरी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि जो अमोनिया और एयर मिक्सचर है उसमें एयर मिक्सचर में जो अमोनिया है उसे जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो अमोनिया के जो कुछ मॉलिक्यूल है वो गैस से लिक्विड में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड में एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो वापस से गैसेस फेज में जाएंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र है ये दो फेज़ को सेपरेट करने वाली एक इंटरफेशियल सरफेस को क्रॉस करके लिक्विड में आती है, ठीक है। कुछ अमोनिया वापस लिक्विड फेज से गैस फेज में चली जाती है तथा कुछ समय बाद डिफ्यूजन के द्वारा दोनों फेज में अमोनिया की कंसनट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाती है। इससे जो नेट ट्रांसफ़र है वो 0 हो जाता है। फिल्म थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जब गैस से लिक्विड फेज में मास ट्रांसफ़र होता है तो उसे एब्जॉर्प्शन को इस थ्योरी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अमोनिया और एयर मिक्सचर से वाटर अमोनिया और जो एयर मिक्सचर है उसमें से जब अमोनिया वाटर में डिज़ोल्व होती है तो अमोनिया का ट्रांसफ़र गैस फेज से लिक्विड फेज की ओर हो रहा है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब अमोनिया उस वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि लिक्विड में जो अमोनिया एब्जॉर्ब हुई वो वापस से गैस फेज में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। मतलब अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वापस गैसियस मिक्सचर में भी जाएंगे। तो ये जो गैसियस मिक्सचर अमोनिया का जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये किसके थ्रू होता है, एक इंटरफेशियल सरफेस, एक गैस फेज है और एक लिक्विड फेज है। तो इन दोनों के बीच में इंटरफेस सरफेस बन जाती है, तो उसके थ्रू क्या होता है, अमोनिया का ट्रांसफ़र होता है। तो ये टू फिल्म थ्योरी कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा यहाँ पे क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है बल्क में, यानी कि जो गैसियस मिक्सचर में अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो क्या है, YAB, ठीक है। फिर जब इसका ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, लिक्विड फेज की ओर हो रहा है, सॉल्वेंट की ओर, तो जो गैसेस जो बल्क में अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी। तो जो ग्राफ होता है ये कुछ इस टाइप का आता है, डिक्रीजिंग टाइप का। तो इंटरफेशियल जो सरफेस है, इंटरफेस सरफेस है, उस वहाँ तक YAB से जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, YAA। इसी प्रकार जो लिक्विड फेज है, अब क्योंकि सेम पॉइंट से पे क्यों नहीं है XAI, क्योंकि अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है वापस गैस फेज में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसलिए जो XAI ये क्या है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इसमें लिक्विड फेज में, ठीक है, वो XAI इंटरफेस पे, और फिर जो लिक्विड में बल्क में जो अमोनिया एब्जॉर्ब हो रही है वो क्या है, XAB। तो जो सॉल्यूट A है वो गैस फेज से गैस लिक्विड इंटरफेस में ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर इंटरफेस से डिफ्यूज़ होकर बल्क में लिक्विड फेज में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो मास ट्रांसफ़र होगा वो मास ट्रांसफ़र रेट कैसे लिखेंगे, NA = KY by AB minus YAA, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड फेज में क्या हो जाएगा, NA = KX XAI minus XAB। तो इस
स्टेडी स्टेट पे क्या होगा कि जितना अमोनिया गैस से लिक्विड फेज में आ रहा है उतना ही लिक्विड फेज से गैसेस फेज में भी जा रहा है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, जो अमोनिया की ट्रांसफ़र की रेट है, जो मोलर फ्लक्स है, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो Na इक्वल टू के वाई वाई ए बी माइनस वाई ए आई इक्वल टू के एक्स एक्स ए आई माइनस एक्स ए बी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो के एक्स अपॉन के वाई वो क्या आ जाएगा, वाई ए बी माइनस वाई ए आई और एक्स ए आई माइनस एक्स ए बी। स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस के एक्स अपॉन के वाई। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वाई ए बी माइनस वाई ए आई अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए आई। इसको अगर ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो स्लोप आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी, जो क्या है, माइनस के एक्स अपॉन के वाई। ठीक है, इंटरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम सेपरेशन होता है। ओवरऑल मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ये क्या होता है, के एक्स वो है ओवरऑल मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑन लिक्विड साइड, और यहाँ कैपिटल के वाई है ओवरऑल मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑन गैस साइड। जो पहले हमने स्टडी किया था वो क्या था, इंडिविजुअल मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। लिक्विड फेज में क्या था, के एक्स, और गैसेस फेज में था के वाई। तो अब हमने जो ये ग्राफ बनाया था वाई ए बी माइनस वाई ए आई, तो ये क्या होता है कि जब अमोनिया गैसेस फेज से इंटरफेस तक आती है तो ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है ये बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए होता है। तो इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको एनालाइज करने पर वाई ए बी तथा एक्स ए बी का मान ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन जो इंटरफेस की जो कंसंट्रेशन होती है, जो मोल फ्रैक्शंस होता है वाई ए आई और एक्स ए आई, वो ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स ए बी क्या है, अमोनिया की कंसंट्रेशन इन लिक्विड फेज। तो एक्स ए बी की सामने जो बल्क में अमोनिया था लिक्विड फेज में, तो एक्स ए बी की इक्विलिब्रियम में एक कोई गैस फेज में कंसंट्रेशन मान लेते हैं, वो है वाई ए बी स्टार। ठीक है, किसकी साम्यावस्था में, एक्स ए बी की साम्यावस्था में। ऐसे ही जो बल्क में अमोनिया थी वो कितनी थी, वाई ए बी, तो उसके इक्विलिब्रियम में हम एक कंसंट्रेशन किस में मान लेते हैं, अमोनिया की लिक्विड फेज में। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वाई ए बी की साम्यावस्था में जाएगी एक्स ए बी स्टार। तो अब जब हम मास ट्रांसफ़र रेट लिखेंगे तो वो क्या होगा, एन इक्वल टू के वाई इंटू वाई ए बी माइनस वाई ए बी स्टार, और एन इक्वल टू लिक्विड फेज में क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू के एक्स एक्स ए बी स्टार माइनस एक्स ए बी। ठीक है, तो वाई जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, वाई ए बी माइनस वाई ए बी स्टार इक्वल टू, यहाँ से इस ग्राफ से देखो, वाई ए बी माइनस वाई ए बी स्टार अभी कैलकुलेट करना है। तो वाई ए बी स्टार जो वाई एक्सिस पे है वो क्या है, वाई ए बी माइनस वाई ए आई प्लस वाई ए आई माइनस वाई ए बी स्टार। ये वाले डिस्टेंस हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे किया है, ये क्या किया, वाई ए बी माइनस वाई ए बी स्टार इक्वल टू वाई ए बी माइनस वाई ए आई प्लस वाई ए आई माइनस वाई ए बी स्टार। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप वही वाई ए आई माइनस वाई ए बी स्टार अपॉन एक्स ए आई माइनस एक्स ए बी। जैसे हमने जो इंडिविजुअल वाले केस में किया था सेम वैसे ही स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, जो एक्स ए बी स्टार माइनस एक्स ए बी है उसे भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स ए बी क्या हो जाएगा, ग्राफ से देखो, एक्स ए बी स्टार माइनस एक्स ए बी इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं एक्स ए बी प्लस एक्स ए आई, नहीं सॉरी, एक्स ए बी माइनस एक्स ए आई प्लस एक्स ए आई माइनस एक्स बी स्टार। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इन दोनों की स्लोप क्या होगी, एम डैश और एम डबल डैश। ठीक है, तो ये दोनों स्लोप आ जाएगी। तो इनका मान इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या थी, वाई ए बी माइनस वाई ए बी स्टार इक्वल टू वाई ए बी माइनस वाई ए प्लस वाई ए आई माइनस वाई ए बी स्टार। इसमें रखने पर एम डैश और एम डबल डैश इन दोनों का मान रख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से एन ए अपॉन के वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या होगी 1 अपॉन के वाई इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल के वाई प्लस एम डैश अपॉन के एक्स। This is the relationship between overall mass transfer coefficient and liquid phase mass transfer coefficient. तो यहाँ पे जो 1 अपॉन के वाई होता है वो होता है ओवरऑल मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन गैस साइड।
और जो 1/(k) है वो होता है इंडिविजुअल मास ट्रांसफ़र बेस्ड ऑन गैस साइड, और 1/(kx) ये होता है मास ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस टू ऑन लिक्विड साइड।